Okay, so coming to the second part of the lecture. In the last video, we had talked about potential energy. पोटेंशियल एनर्जी जैसे हमने बात की थी कि इट इज़ हम हमेशा पोटेंशियल एनर्जी चेंज की बात करते हैं, कभी भी हम एब्सोल्यूट वैल्यू की बात नहीं करते। और क्योंकि चेंज है तो चेंज किसी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में होगा, तो रेफरेंस हम खुद चूज कर सकते हैं एज पर द प्रॉब्लम। लाइक रिगार्डिंग चूजिंग द रेफरेंस, आप जब कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो उसके हिसाब से आप समझ जाएंगे। एंड दिस इज हाउ वी हैड डिफाइंड पोटेंशियल एनर्जी, द बेसिक डेफिनेशन। और हमने फोर्सेस की भी बात की थी, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। पहले था कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस बेसिकली ऐसी फोर्सेस जब उसका हम वर्क डन निकालते हैं तो उसमें पाथ डिपेंडेंट वो नहीं होता। अम, या फिर बहुत ही लेमैन्स टर्म में कह रहा हूँ कि जब वो फोर्स लग रही है किसी सिस्टम के ऊपर, तो हीट की फॉर्म में या साउंड की फॉर्म में एनर्जी लूज नहीं होती। जैसे कि ग्रेविटी होगी, स्प्रिंग हो गया, कूलम फोर्स एक्सेट्रा। बट नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जब ऑपरेट करती हैं किसी सिस्टम के ऊपर, तो उनका वर्क पाथ डिपेंडेंट होता है। एंड यूजुअली देर आर सम काइंड ऑफ लाइक हीट लॉसेज, ऑल दोज थिंग्स। जैसे फ्रिक्शन में मोस्टली हीट लॉस होता है, जब विस्कोसिटी किसी सिस्टम के ऊपर लग रही होती है तो इसमें भी कुछ तरह के लॉसेज होते हैं, तो हम उनको नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं। तो नाउ गोइंग बैक टू वर्क एनर्जी थ्योरम एंड हाउ पोटेंशियल एनर्जी प्लेज अ रोल देयर। वर्क एनर्जी थ्योरम हमने डिफाइन किया था, वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के एफ माइनस के आई। सो लेट्स से अपने पास यहाँ पे तीन तरह के फोर्सेस हैं। फोर्स इंटरनल कंजर्वेटिव, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, फोर्स इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव, इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और फोर्स एक्सटर्नल। क्योंकि ये टोटल वर्क डन है, सो हम इस वर्क को ब्रेक डाउन कर सकते हैं in different parts. Work done due to external force plus work done due to internal conservative force plus work done due to internal नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसने सब तरह का वर्क कवर कर लिया, सारी एक्सटर्नल फोर्सेस। और इंटरनल में हमने कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव को अलग अलग रखा है, क्योंकि हम इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। सो on the same lines, kf minus ki is work external plus work internal नॉन कंजर्वेटिव प्लस इसके लिए हमने डिफाइन किया था पोटेंशियल एनर्जी विच इज नेगेटिव ऑफ यू एफ माइनस यू आई। हम इसको लिख सकते हैं यू एफ प्लस के एफ माइनस यू आई प्लस के आई। ये हो गया वर्क एक्सटर्नल प्लस वर्क इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव। और इस टर्म को हम लिख सकते हैं ई एफ, विच इज बेसिकली कॉल्ड, लेट्स राइट इट विद ई एफ, कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। दैट इज kinetic प्लस पोटेंशियल एनर्जी।
सो if no internal non-conservative forces, तो वर्क इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव जीरो हो जाएगा। हम उस केस में वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स को लिख सकते हैं फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। इफ नो फोर्स इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव एंड नो फोर्स एक्सटर्नल, उस केस में वर्क एक्सटर्नल भी ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब एनर्जी फाइनल इक्वल्स टू एनर्जी इनिशियल। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसके लिए कुछ केसेस हैं। नो इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जीरो वर्क बाय एफ एक्सटर्नल। सो दीज आर ऑल द कॉन्सेप्ट्स बेसिकली, जिसमें वर्क की डेफिनेशन, मोटा मोटा टाइप्स ऑफ वर्क, काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन फॉर रिजिड बॉडी, डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हमने डिफाइन किया, और मैकेनिकल एनर्जी कब कंजर्व होती है, कब नहीं कंजर्व होती, और अगर किसी से कंडीशन के साथ कंजर्व होती है तो उसको कैसे करना है। सो हम यहाँ पे इक्वेशंस को नेम कर देते हैं तो इजी करने रेफर रहेगा आगे। लेट्स नेम इट 5, पोटेंशियल एनर्जी को 5, सॉरी दिस इज 4, दिस इज 5, इसको हम लिख देते हैं नंबर 6, ये इंपॉर्टेंट है, और ये नंबर 7, ये दोनों काम आएंगे। ठीक है, चलो नाउ लेट्स गो टू द एग्जाम्पल प्रॉब्लम दैट वी वांटेड टू डू। लेट मी कॉपी दिस थिंग टू अ न्यू पेज। ठीक है, पहले प्रॉब्लम को पढ़ेंगे सही से, डायग्राम बनाएंगे, और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। अ टेबल टेनिस बॉल हैज रेडियस दिस एंड मास दिस kgs. It is slowly pushed, slowly seems like an important word here. It is slowly pushed down into a swimming pool or to a depth d below the water surface and then released from rest. So बॉल अपने पास जो फ्लोट कर रही है पानी के ऊपर, उसको हमने स्लोली नीचे पुश किया, एक डेप्थ डी तक लेके गए, फिर उसको हमने छोड़ा। इट इमर्जेस फ्रॉम द वाटर एट अ स्पीड v, तो जब वो ऊपर आ रही है तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। एज सुन एज इट इमर्जेस फ्रॉम वाटर, जैसे ही पानी से बाहर निकली तो उसकी कुछ स्पीड v है। द बॉल इज नॉट गेटिंग वेट, विदाउट गेटिंग वेट बेसिकली उसका वेट नहीं चेंज हुआ, एंड इट राइजेज अप टू हाइट ऑफ h। सो हमें इसमें से बताना है कि क्या क्या ऑप्शन सही है, क्या गलत है। ओके, सो एक बेसिक सा डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे बॉल है, ठीक है, उसको हमने यहाँ पे हम वाटर का सरफेस बना देते हैं। बॉल को हमने पुश किया टू डेप्थ डी,
फिर उसको हमने छोड़ा और ऊपर गया, और हमें यहाँ पे एक्सिस भी मार्क कर देते हैं। दिस इज 0, दिस इज नेगेटिव वाई, दिस इज पॉजिटिव वाई। ओके, वर्क डन इन पुशिंग द बॉल टू डेप्थ डी। ठीक है, ए पार को टेस्ट करते हैं, वर्क डन निकालने का ट्राई करते हैं। बॉल के ऊपर यहाँ पे क्या क्या फोर्सेस होंगे पहले वो देखते हैं। कॉपी पेस्ट हेयर। ठीक है, बॉल के ऊपर एक वेट लग रहा होगा बॉल का, जो हमें गिवन है mg। ठीक है, बॉल के ऊपर एक फोर्स ऑफ बॉयंसी लग रही होगी, एक बॉल के ऊपर फोर्स ऑफ विस्कोसिटी लग रही होगी, एंड इट इज स्लोली पुश्ड, क्योंकि उसको हमने पुश किया है, तो हमने उसके ऊपर फोर्स एक एक्सटर्नल भी लगा दी। अब यहाँ पे एक छोटा सा कैच है जो हमने इस लेक्चर में कवर नहीं किया बेसिकली। दे हैव रिटन इट इज स्लोली पुश्ड। सो इन फ्लूइड मैकेनिक्स we study that force of viscosity is 6 pi eta rv. Here v is the velocity of the ball, क्योंकि slowly push की है, so v is tending to 0. We can say that force of viscosity tends to 0. So basically viscosity can be neglected here. So it means force external here would be equals to force of buoyancy minus weight of the ball. So writing work done would be F dot dr from our definition. F भी नीचे को है, dr भी नीचे को है, तो the theta becomes 0. It could be written as F into t. So work here is F. F is force of buoyancy. Buoyancy is nothing but rho Vg equal to rho 4 by 3 pi r cube g minus mg here as well. Okay, so rho of water 4 by 3 pi r cube g rho vg minus mg into d. Now substituting the values, rho is given as 1000, 4 by 3, pi is given as 22 by 7, r is I think 3 over 2 centimeters. So 3 3 and 9 3 27 by 2 is 8, 10 is to the power 6. G could be taken out and mass हमें दिया है पाई 22 by 7000. जी हमने बाहर लिया तो यहाँ 10 आ गया। डेप्थ आई थिंक 0.7 मीटर्स दिया हुआ है, करेक्ट। सो डेप्थ हमने ले लिया 0.7। ओके, 3 का 9, 2 11. This can also be taken out, 11 9. Okay, ठीक है, 11 into 9 over 7. 7 can also be taken out and 11 can also be taken out. 9 minus 2, 11 upon 7
into 7 upon 1000. So this gives me 77 upon 1000 equals to 0.077 joules. Okay, so this is the correct answer. This is matching our calculation. So this is A. Now coming to पार्ट बी. सो पार्ट बी थोड़ा इसमें ट्रिकी है, इसको ध्यान से देखिएगा. इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज होगा. इसने बोला इफ वी निग्लेक्ट द विस्कस फोर्स इन द वाटर देन द स्पीड इज वी. सो क्योंकि हमें स्पीड निकालना है, सो वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से तो काइनेटिक एनर्जी वाले पार्ट में हमारे पास वी आ जाएगा. तो राइटिंग द वर्क एनर्जी थ्योरम, work energy theorem basically says work done by external forces is equals to change in kinetic energy given force internal non conservative 0, जो कि अपना यहाँ पे वैलिडेट हो रहा है बिकॉज विस्कोसिटी 0 है. सो वर्क एक्सटर्नल क्या होगा? वर्क एक्सटर्नल would be force of buoyancy माइनस ग्रेविटी फोर्स जो लग रही होगी उस टाइम पे इनटू डिस्प्लेसमेंट डी. दिस वुड बी द वर्क बाय buoyancy and weight of the ball combined. But since these forces combined are equal to the external force, क्योंकि वो दोनों बैलेंस कर रहे थे, तो इसको हम लिख सकते हैं फोर्स एक्सटर्नल डी. So this would be same as the work calculated in part A. So इसको हम लिख लेंगे 77 upon 1000 from this part equals to change in kinetic energy, final kinetic energy minus initial kinetic energy. Initial is 0, final would be half m v square. So v turns out to be 77 into 2 upon 1000 upon mass. Mass is given as 22 by 7, so 22 by 7 1000 and under root. This gets cancelled out. This is 11, this is 7, so under root 49, which gives me velocity as 7 meters per second, and I think this is the correct answer for B. Correct. So this is B. C part में if we neglect the viscous force, we have to find the height. So height like simply काइनेमेटिक्स से सॉल्व किया जा सकता है. we know कि बॉल किस वेलोसिटी से बाहर निकली है, that is 7 meters per second. तो यूजिंग सिंपल काइनेमेटिक्स यू कैन यूज दैट. तो यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम डायरेक्टली यूज नहीं हो रहा, सो वी आर स्किपिंग दिस पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम जस्ट टू कीप द वीडियो शॉर्ट. And in D part, the ratio of magnitude of the net force excluding the viscous force to the maximum viscous force is this. Simply asking about the ratio of the forces. So, but क्योंकि हम यहाँ पे viscous force calculate करने के लिए बोल रहे हैं, so this part is also not related to work energy theorem. So we are skipping this part as well. So ये दो पार्ट थे इस प्रॉब्लम के जो डायरेक्टली वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेट हो रहे थे, और इन दोनों को हमने यहाँ पे कवर किया. एंड आई थिंक दीज टू पार्ट्स लाइक कवर द होल कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी and how to write work and how kinetic energy is defined. Okay, so I'm wrapping up this recording here. Thank you so much for watching the video.